हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी का 19th लेक्चर और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर के बारे में। तो देखो, जो हमारा पिछला लेक्चर था उसके अंदर हमने बात किया था मीटर ब्रिज के बारे में। तो मीटर ब्रिज का काम क्या था कि वो मेज़र करता था अननोन रेजिस्टेंस। तो आज हम बात करेंगे पोटेंशियोमीटर का। तो पोटेंशियोमीटर का काम क्या होता है, क्या उसके यूजेस होते हैं, ठीक है, क्या क्या उसके कंडीशंस हैं और किस तरह के इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं जेईई मेंस, एडवांस लेवल में, बोर्ड लेवल में, सब कुछ हम करेंगे। पूरा बोर्ड लेवल से लेकर मोर देन जेईई एडवांस लेवल तक हम जाएंगे। तो उसके बाद हम इसके ऊपर से जेईई मेंस और जेईई एडवांस में जो क्वेश्चंस आए हैं उसको भी लेकर आया हूँ, तो उसको भी आप पॉज करके ट्राई कर लेना। सब कुछ हम करेंगे। तो थियरी के साथ क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप लोग क्या करो कि पेन पेपर लेके बैठो, जब तक कॉन्सेप्ट समझाओ तो उसको पॉइंट बाय पॉइंट नोट करते रहो और जैसे ही क्वेश्चंस आए तो उसको पॉज करके ट्राई कर लो। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, पोटेंशियोमीटर। तो इसके नाम से हमको क्या समझ पड़ता है, पोटेंशियोमीटर मतलब कुछ पोटेंशियल जैसा कुछ टर्म होगा। तो इसका काम क्या होता है यहाँ पे लिखते हैं। पोटेंशियोमीटर का काम क्या होता है, इट मेजर्स, एक इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, इट मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस या तो उसको ईएमएफ भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस या तो ईएमएफ ऑफ द अननोन सेल्स, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर का काम क्या होता है, इट मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द अननोन सेल। मतलब इसका सर्किट कुछ इस तरह से डिज़ाइन होता है थोड़ा बहुत कि ऊपर जो होता है हमारे पास एक नोन सेल होता है, हम क्या करते हैं उसके जस्ट पैरेलली एक अननोन सेल कनेक्ट करते हैं, जिससे कि हमको उसका जो है पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है। और किस तरह से मिलता है वो तो आगे देखने वाले हैं, लेकिन अभी आप ऊपर से इसे काम समझ लो कि उसका काम क्या होता है कि वो पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करता है अननोन सेल का, ठीक है। अब देखो, आपको पता होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वोल्ट मीटर ही मेज़र करता है कि नहीं। वोल्ट मीटर का काम भी क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना। लेकिन हम पोटेंशियोमीटर क्यों यूज़ करते हैं, यहाँ पर थोड़ा आगे लिखो, इट इज मोर एक्यूरेट देन वोल्ट मीटर, ठीक है। पोटेंशियोमीटर जो होता है ये वोल्ट मीटर से बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है। जैसे कि वोल्ट मीटर जो है कुछ हमको एरर दिखाए, फॉर एग्जांपल वोल्ट मीटर अगर रीडिंग दे रहा है 2.07, लेकिन एक्चुअली इसका कुछ रीडिंग है, सपोज वोल्ट मीटर हमको रीडिंग दे रहा है 2.3, लेकिन एक्चुअली इसका रीडिंग है 2.375, तो ये 0.75 का एरर हो गया ना, 0.075 का। तो ये एरर है जो मतलब कुछ ना कुछ ये अलग वैल्यू दे रहा है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा है। तो हमको जो पोटेंशियोमीटर होता है ना, हमको एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के देता है कि पोटेंशियल का एग्जैक्ट वैल्यू कितना है, ठीक है। इसलिए हम इसको पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ठीक है, एक बात ध्यान रख क्या रखना कि वोल्ट मीटर इज फास्टर एंड चीपर एंड ईजी टू यूज, ओके। वोल्ट मीटर जो होता है ना वो फास्ट भी होता है, इजी भी होता है और सस्ता भी होता है, ठीक है। लेकिन हम जनरली वोल्ट मीटर ही यूज़ करेंगे। लेकिन कभी ऐसा कंडीशन फंस गया जहाँ पर हमको एरर भी फाइंड करना हो, मतलब ऐसा बहुत एक्यूरेट वैल्यू हमको चाहिए, तो हम यूज़ करेंगे उसके अंदर पोटेंशियोमीटर। बाकी पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर दोनों का काम एक ही है। क्या काम है कि पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना। हमको अगर एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो हम यूज़ करेंगे पोटेंशियोमीटर। अगर हमको जल्दी जल्दी काम करना है या फिर बहुत सारे सर्किटिंग में तो हम यूज़ करेंगे वोल्ट मीटर। और 90% केस में हम वोल्ट मीटर ही यूज़ करते हैं। वो तो कभी कभार ऐसा होता है
जो एक्यूरेट वैल्यू चाहिए हो तो हम उसको वोल्ट मीन्स हम उसको पोटेंशियोमीटर मेज़र करते हैं। तो ठीक है, उसका काम आप समझ गए, लेकिन 90% केस यही यूज़ होगा। अब एनसीईआरटी में इसके 3 एप्लीकेशन दिखाते हैं हमको पोटेंशियोमीटर के, तो 3 एप्लीकेशन हम लिख लेते हैं और उसी के ऊपर हमारा पूरा लेक्चर आज बेस्ड है। ओके, तो इसका एप्लीकेशन बोल दो, यूजेस बोल दो, क्या क्या यूजेस है समझ लो इसके। सबसे पहला जो यूज़ है हमको पता ही हो, तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन ईएमएफ। ठीक है, या तो बोलो टू मेजर द वैल्यू ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल, अननोन ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, ये इसका पहला एप्लीकेशन है। इसके ऊपर हम सीखने वाले किस तरह से मेजर करता है। सेकंड, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ 2 सेल। अब समझो एक सेल का हमने निकाल लिया, दूसरे सेल का भी हम निकाल लेंगे, तो 2 सेल का हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि एक साथ ही हम दोनों में कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो इसका सेकंड एप्लीकेशन है। और थर्ड एप्लीकेशन क्या है इसका, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। मतलब सेल के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये 3 एप्लीकेशन हम 1 बाय 1 देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन, फिर उसके बाद इसका 1 बाय 1 ये तीनों एप्लीकेशन देखेंगे और उसके बेस पे हम क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, तो इसको रफ करके करते हैं अपना अब कंस्ट्रक्शन। तो अब हम समझते हैं उसका कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर टाइटल लगता हूँ कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे आप कि पोटेंशियोमीटर क्या है। पोटेंशियोमीटर इज अ लॉन्ग वायर, इट इज अ लॉन्ग वायर with uniform cross section, एरिया। ठीक है, पोटेंशियोमीटर होता क्या है एक्चुअली में, पोटेंशियोमीटर एक लंबा वायर होता है जिसका एरिया जो होता है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। हम मीटर ब्रिज में जो वायर लेते थे उसका भी एरिया जो था वो यूनिफॉर्म था, उसी हिसाब से इसका भी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो यूनिफॉर्म होगा, तभी इसका रिजल्ट जो है एक्यूरेट आता है। वो मैं आपको समझाऊंगा क्यों। तो देखो यहाँ पर इस तरह से कंस्ट्रक्शन होता है। यहाँ पे एक वायर लेते हैं जिसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो एकदम यूनिफॉर्म है, समझ लो एकदम पतला सा वायर है एक। ठीक है, अब ये वायर जो होता है कुछ फ्यू मीटर्स का होता है। ठीक है, ये वायर जो होता है मतलब सपोज 2 या 3 या 5 या 10 मीटर का होता है। लिख दो यहाँ पे 2 या 5 10 मीटर्स लॉन्ग वायर होता है। ठीक है, तो वायर कुछ इस तरह से ड्रॉ किया होता है। अब एक्चुअल में इसका जो फिगर होता है वो आप तो स्क्रीन पर देख सकते हो किस तरह से होता है। वो क्या होता है, उन लोग एक कार्डबोर्ड होता है ना, एक कार्डबोर्ड इस तरह से। एक्चुअली में क्या होता है, एक कार्डबोर्ड होता है, उसके साइड में समझ लो 4 हिंजेस लगे हैं इस तरह से, और यहाँ पे सपोज साइड में 4 हिंजेस लगे हैं। तो क्या होता है, जो लंबा वायर होता है ना, इसको इन लोग इस तरह से यहाँ पर वाउंड अप कर देते हैं, यहाँ से घुमा के इस तरह से राउंड अप कर देते हैं। क्योंकि जो पूरा एक लंबा वायर है ना, उसको एक लंबे शीट में रखना बहुत ही मुश्किल है, उतना लंबा शीट कहाँ से लाएंगे, इसलिए से 4 यहाँ पर हिंजेस लगा के ये वायर को पूरा इस तरह से वाउंड अप कर देते हैं। ठीक है, एक्चुअली में वायर तो इस तरह से होता है, लेकिन हम इसको ड्रॉ करेंगे सिंपल से एक वायर। ठीक है, तो इस तरह से एक वायर होता है, इसके ऊपर बैटरी भी लगी होती है अलग से, वो तो हम देखेंगे। लेकिन उसको समझने से पहले आपको यहाँ पर एक टर्म समझना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक वर्ड है पोटेंशियल ग्रेडियंट।
ग्रेडियंट वर्ड आपने सुना होगा, क्लास 11 में भी सुना होगा आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में, जब विस्कोसिटी आता होगा तो कैसे वो हाइट के साथ वेलोसिटी चेंज होता है, विस्कोसिटी चेंज होता है, उसमें हमने ग्रेडियंट का टर्म यूज़ किया था। तो ग्रेडियंट होता क्या है समझाता हूँ आपको। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल किस तरह से चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसको हम के से डिफाइन करते हैं उसको हम लिखते हैं चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट को क्या लिखते हैं हम, चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। मतलब लेंथ के साथ सपोज ये वायर का लेंथ L है, तो लेंथ के साथ किस तरह से पोटेंशियल चेंज कर रहा है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, बात ध्यान रखना कि किस तरह से लेंथ के साथ, सोचो पूरा लेंथ L है, सपोज इसमें पोटेंशियल V है, तो हर लेंथ के साथ किस तरह से पोटेंशियल चेंज कर रहा है, इतने लेंथ में कितना पोटेंशियल होगा, इतने लेंथ में कितना पोटेंशियल होगा, तो उसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज ये वायर A है और ये वायर B है। आप एक बात हमेशा ध्यान रखो कि हम जो पोटेंशियल ग्रेडियंट डिफाइन करेंगे ना वो पूरे वायर के लिए डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये फिक्स वैल्यू आप ध्यान रख लो कि जो K की वैल्यू होगी वो पूरे वायर की पोटेंशियल होगा अपॉन पूरे वायर का लेंथ। ठीक है, ये बात आप नोट कर लो। इसको बहुत से बुक में बताते नहीं है कि K क्या है, कि पूरे वायर का पोटेंशियल अपॉन पूरे वायर का, मतलब इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है और इसके अक्रॉस कितना लेंथ है, हम उसको कैसे लिखेंगे। अब इसको आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि सपोज ये वायर जो है इसका लेंथ जो है सपोज 10 मीटर है। मान लो वायर इसका लेंथ 10 मीटर है और वायर के अक्रॉस से पोटेंशियल डिफरेंस है, सपोज यहाँ पर 10 का है, सपोज यहाँ पर 0 का है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट का। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ डिफाइन कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जो K है वो है 1 वोल्ट पर मीटर। K जो है वो है 1 वोल्ट पर मीटर। सपोज हमको पोटेंशियल अगर नहीं भी दिया हो तो K मैं बोल दिया हूँ कि यहाँ पर सपोज मैंने K डिफाइन कर दिया कि 1 वोल्ट पर मीटर है। इसका मतलब क्या है कि वायर 10 मीटर का है ना, तो हर मीटर में 1 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा। मतलब अगर 1 मीटर का वायर लूँ, अगर मैं 1 मीटर का इतना वायर ले लूँगा तो इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो 1 वोल्ट का होगा। ऐसे 1 मीटर का वायर लेते जाऊँ तो पोटेंशियल ड्रॉप जो है 1 वोल्ट का होता जाएगा। और पूरा अगर 10 मीटर का वायर लूँगा तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा, कितने का आ जाएगा, 10 वोल्ट का। ठीक है, तो पूरा अगर वायर होगा, सोचो पूरा वायर अगर 10 वोल्ट का है, लेंथ जो है 10 मीटर का है, तो K की वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर। वो तो हमको दिया था पहले से, लेकिन आपने सिर्फ इसका मतलब समझा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है, कि लेंथ के साथ किस तरह से पोटेंशियल मतलब वेरी कर रहा है, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। जैसे अगर मैं K की वैल्यू लिख दूँ 2 वोल्ट पर मीटर दो, K की वैल्यू लिख दूँ 2 वोल्ट पर मीटर दो, तो हर एक मीटर लेंथ में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, 1 मीटर लेंथ में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो 2 वोल्ट का होगा, और 2 मीटर लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप होगा 4 वोल्ट का। इसी तरह से अगर 10 मीटर का वायर है, 10 मीटर का वायर होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप कितने का होगा, 20 वोल्ट का। मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, 20 का। तो इसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये टर्म आपको समझना जरूरी था, मतलब अभी हमारे आगे के लेक्चर, आगे के टॉपिक डिस्कस करने से पहले। ठीक है, तो वो आपने टर्म समझ लिया। और एक बात ध्यान रखना कि ये हमेशा हम पूरे वायर के लिए लिखेंगे। ठीक है, पूरे वायर के लिए कोई भी टॉपिक्स के अंदर, मतलब ये हमेशा ध्यान रखना, K की वैल्यू हम पूरी वायर के लिए लिखेंगे। जैसे वायर A है, B है, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है अपॉन टोटल लेंथ, टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल लेंथ। ओके, अब देखो यहाँ पर इस तरह से एक वायर है। अब क्या होता है कि वायर से एक नॉन बैटरी कनेक्ट कर दी जाती है, वायर से एक नॉन बैटरी इस तरह से कनेक्ट कर दी जाती है, समझे। ये वायर से मैंने क्या कनेक्ट कर दिया, एक नॉन बैटरी जिसका सपोज ईएमएफ जो है ई है, या तो मान लो इसका जो पोटेंशियल जो है वो वी है। ये बैटरी जो है इसका ईएमएफ ई मान लो, या तो मान लो कि इसका जो पोटेंशियल है वो बी है, बैटरी है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल, इसका नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अक्रॉस अगर ये वी है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा वी, और इसके अक्रॉस यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0। एक तरफ वी एक तरफ 0, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया वी का। अब ये जो बैटरी है ये जो है नॉन वैल्यू है, ये क्या है, नॉन वैल्यू। ठीक है, अब थोड़ा बहुत टर्म मैं ब्लू से लिखता हूँ।
अब एक बात ध्यान रखना हमेशा कि पोटेंशियोमीटर करता क्या है, पोटेंशियल मेजर करता है, ठीक है, वो बात आप ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम एक बैटरी लेंगे जिसकी नोन वैल्यू है, इसका पोटेंशियल जो है हमको नोन है, मतलब इसका पोटेंशियल जो है हमको पता होता है, गिवन वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से बैटरी होती है, तो अगर ये पोटेंशियल V है तो इसके क्रॉस भी आ जाता है पोटेंशियल V। अब समझो इसका वर्किंग किस तरह से होता है वो समझो, ठीक है। इसका वर्किंग इस तरह से होता है, हम क्या करते हैं, ये जो हमारा A पॉइंट है ना, इसके जस्ट देखो ये हमारा पूरा एक रॉड है, मतलब पूरा वायर है, हम इसके जस्ट पैरेलल में एक कनेक्ट करते हैं सेल, इसके जस्ट पैरेलल में एक सेल कनेक्ट करते हैं इस तरह से। मान लो कि उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R और सेल के साथ यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस 7, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है G, और इस तरह से एक जॉकी भी कनेक्टेड होता है, ठीक है, और इस तरह से एक जॉकी कनेक्टेड होता है, इसका लेंथ जो है L है, आप मान लो, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से जॉकी कनेक्ट होता है, जो कि है J, जॉकी जो है J, और ये पॉइंट जहाँ पर ये आ रहा है ये पॉइंट P है। अब जॉकी का फंक्शन तो आप जानते होगे क्या होगा, आपने मीटर ब्रिज पढ़ा होगा तो। और G गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर मैंने आपको बताया था क्या होता है, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, डिटेक्ट स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट, डिटेक्ट स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट। मैंने आपको समझाया था जो एम मीटर होता है वो करंट मेजर करता है, लेकिन जो गैल्वेनोमीटर होता है वो सिर्फ पहचान लेता है कि हाँ कुछ ना कुछ यहाँ पर करंट होगा, तो छोटा छोटा करंट जो है डिटेक्ट कर लेता है। और जॉकी का काम क्या है, हम देखो करेंगे क्या, समझो पहले। तो यहाँ पर सपोज ये अननोन है, अब ये जो सेल है ये अननोन सेल है, इसका ईएमएफ हमको नोन नहीं है, ठीक है, अननोन सेल। मान लो इसका ईएमएफ ई है, अब ई की वैल्यू हमको नोन नहीं है, ठीक है, हमको यही ई की वैल्यू निकालना है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर। अब देखो इसका वर्किंग क्या होता है, यहाँ पर इस तरह से बैटरी लगी हुई है, तो करंट फ्लो करेगा पूरी सर्किट के अंदर, ठीक है, करंट फ्लो करेगा इस तरह से पूरी सर्किट के अंदर, ठीक है। लेकिन आप ये बात देखो यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो है 0 वोल्ट पे था, तो यहाँ पर ये भी 0 वोल्ट पे है, और यहाँ पर देखो कोई भी कनेक्शन नहीं है, मतलब ये भी 0 वोल्ट पर होगा, ठीक है। अब ये 0 वोल्ट का है, और यहाँ पर देखो ये ई वोल्ट का है, तो यहाँ से यहाँ पर जाएंगे हम, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाएंगे, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल गेन होगा वो ई का हो जाएगा ना, पोटेंशियल गेन कितने का होगा, ई का, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पहुँचे तो। या तो आप ऐसा समझ लो कि इसका ईएमएफ ई है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ई का होगा। तो अगर यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर कितना होगा ई का, तभी पॉजिटिव माइनस नेगेटिव आएगा ई का पोटेंशियल डिफरेंस। और दूसरी बात ये समझो कि ये जो जॉकी होगा ना, इसको हम क्या करेंगे, पूरे वायर में अलग अलग जगह पर रखेंगे। ऐसा एक पॉइंट आएगा, मैंने आपको मीटर ब्रिज में भी समझाया था, ऐसा एक पॉइंट आएगा जहाँ पर जो है, मतलब जहाँ पर जो है इसका पोटेंशियल और ये वायर का पोटेंशियल दोनों मैच कर जाएगा। ऐसा कोई पॉइंट आएगा जहाँ पर ये नीचे वाला पोटेंशियल और ये वायर का पोटेंशियल दोनों मैच कर जाएगा, तो उस समय क्या होगा, उस समय इस सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो 0 फ्लो करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल मैच कर गया तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया, तो यहाँ पर सपोज एक कंडक्टर बन गया, तो यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो करेंगे क्या, देखो वर्किंग क्या होता है, हमको इसका अननोन ईएमएफ ई फाइंड करना होता है। उसके लिए हम यहाँ पर एक जॉकी कनेक्ट करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन दिखाएगा, सपोज इस तरह से डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दिखाएगा। इस तरह से होता है गैल्वेनोमीटर, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर वो 0 डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ठीक है। ऐसा अलग अलग पॉइंट पर टच करेंगे, ऐसा एक पॉइंट आएगा जहाँ पर गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दिखाएगा। उसका मतलब क्या है कि इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ का ईएमएफ और यहाँ का ईएमएफ देखो दोनों पैरेलल में है, तो यहाँ का ईएमएफ और यहाँ का ईएमएफ मतलब हो गया सेम, यहाँ का पोटेंशियल हो गया सेम। तो क्या करते क्या है, ये आप वर्किंग समझ गए ना, किस तरह से होता है इसका वर्किंग। एक अननोन सेल होगा, हम जॉकी कनेक्ट करेंगे, ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो इस सर्किट में जो पूरा करंट फ्लो करेगा वो यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा आके, वो क्या करेगा, पूरा का पूरा करंट इस सर्किट के अंदर इस तरह से वापस फ्लो कर जाएगा। यहाँ पर जो है कोई भी करंट डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पर करंट 0 है, यहाँ पर भी करंट आएगा
तो कोई भी करंट डिवाइड नहीं होगा, पूरा का पूरा करंट आई चला जाएगा यहाँ पर। इसके नीचे कोई भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो है पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। यहाँ पर ई का पोटेंशियल होगा तो यहाँ पर भी ई का पोटेंशियल होगा, ठीक है। ये होता है इसका वर्किंग। इसी कंडीशन को हम लगा के इसका ईएमएफ फाइंड करेंगे कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल हो गया सेम। पोटेंशियल इसलिए सेम हो गया क्योंकि हमने बोला कि यहाँ पर कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है क्योंकि जॉकी ने यहाँ पर 0 डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर ने 0 डिफ्लेक्शन दिखाया है, ठीक है। इसका वर्किंग होता है। तो देखो अब थोड़ा ऊपर जाते हैं हम। तो देखो इसके ऊपर से हम क्या बोल सकते हैं कि सपोज मान लो कि जॉकी जो है इसने डिफ्लेक्शन दिखाया L1 लेंथ पर। मान लो कि जॉकी का जो डिफ्लेक्शन नल पॉइंट आया है, ऊपर नहीं इसको नीचे ड्रॉ कर देता हूँ। मान लो ये जॉकी का जो नल पॉइंट आया है वो L1 लेंथ पर आया है, ठीक है। L1 ऐसा लेंथ है, L1 क्या है, L1 जो है नल पॉइंट है, ठीक है। L1 लेंथ पर है नल पॉइंट, ठीक है। L1 जो है एक नल पॉइंट एट विच गैल्वेनोमीटर सोर्स नो डिफ्लेक्शन। तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो हम क्या बोल सकते हैं, मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो हम इससे क्या बोल सकते हैं कि जो ये ई होगा ना, ये ई हो जाएगा इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एल हो जाएगा। ई क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ L1। कैसे समझाया था मैंने यहाँ पर आपको के का मतलब समझाया था कि मान लो पूरे वायर का पोटेंशियल V है, तो हम अगर मतलब जैसे कि अगर जैसे समझ लो पूरे वायर का पोटेंशियल अगर 10 वोल्ट है, तो अगर मैं 2 मीटर में जाऊंगा तो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा 2 वोल्ट का, अगर के की वैल्यू हो 1 तो उसी हिसाब से देखो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि देखो अब यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर थोड़ा बहुत जगह की ज़रूरत है मेरे को, तो ऊपर से ये जो पॉइंट्स है मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट भी आप समझ गए होगे, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो अब देखो क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लेंथ लेता हूँ और यहाँ पर लेता हूँ मैं पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। यहाँ पर लेंथ लेता हूँ, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप। अब समझ लो पूरे वायर का लेंथ L है, तो पूरे वायर का लेंथ L है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है V का। पूरे वायर का लेंथ L है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, V का। अगर मैं यूनिट लेंथ देखता हूँ, यूनिट लेंथ, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ जाएगा, V/L का। अगर 2 मीटर का लूँगा तो 2V/L हो जाएगा। अगर मैं L1 मीटर का लूँगा तो जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो क्या आएगा, V/L इंटू L1। समझे कि नहीं। पूरे वायर में पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, V का। अगर मैं एक वायर ले रहा हूँ तो V पर यूनिट लेंथ, मैं इसको लेंथ से डिवाइड कर दूँ तो 1 मीटर का मिल जाएगा। अगर मैं L1 मीटर का ले रहा हूँ तो V/L इंटू L1 कर दूंगा। नहीं समझे, जैसे कि समझो 1 मीटर का आया V/L तो 2 मीटर का आएगा 2V/L, है ना। 3 मीटर का आएगा 3V/L। उसी तरह से L1 मीटर का आएगा L1V/L। तो उस तरह से यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। यूनिटरी मेथड है ये, ठीक है। ये क्या है, यूनिटरी मेथड है। मतलब L1 लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, V/L इंटू L1, ठीक है। L1 लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप आया, V/L इंटू L1। ये V जो है यहाँ पर, ये जो V है पूरा VAB है वायर का। ये वायर के पूरे वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसका कुछ फ्रैक्शन आएगा, ये वैल्यू उससे छोटी होगी। और मैंने क्या बोला है यहाँ पर कि नीचे का जो पोटेंशियल है और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल वो मैच करेगा। इसका मतलब लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर E इज इक्वल टू VAB अपॉन L इंटू L1, क्योंकि L1 लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है, L1 लेंथ में इतना ही तो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है और वही पोटेंशियल इसके इक्वल होना चाहिए, है कि नहीं, E के इक्वल होना चाहिए। तो E की वैल्यू डायरेक्टली लिख सकता हूँ मैं VAB अपॉन L इंटू L1। और दूसरी बात यहाँ पर है कि इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, इसको बनाने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं।
देखो एक्चुअली अगर सर्किट में करंट फ्लो कर रहा होता तो मैं लिखता V इक्वल टू ई माइनस आई आर, इस तरह से लिखता ना, या ई प्लस आई आर जो भी होता है यहाँ पर चार्जिंग डिस्चार्जिंग। लेकिन अगर करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 ना, तो V इक्वल टू ई, मतलब यहाँ पर इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि सर्किट में कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है ना। इसलिए जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसको भी ड्रॉ करने का कोई मतलब नहीं है। डायरेक्टली यहाँ पर इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल हो जाएगा बराबर। तो इसके ऊपर से मैं ये लिख सकता हूँ, इसको मैंने किस तरह से लिखा, मैंने यहाँ पर L1 लेंथ में ढूंढ लिया कि कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है L1 लेंथ में, और वही पोटेंशियल ड्रॉप इसके इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों पॉइंट जो है सेम पोटेंशियल पर हैं। ये भी ई पर होगा तो ये भी ई पर होगा, है ना, ये ई पर होगा तो ये भी ई पर होगा, ये भी ई पर होगा। तो 0 से ई दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है ना, तो उसके ऊपर से लिखा इसका पोटेंशियल इक्वल टू इसका पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल है ई और इसका पोटेंशियल क्या आ रहा है VAB अपॉन L इंटू L1। तो यहाँ से देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो VAB अपॉन L क्या है, वो K की वैल्यू है। तो VAB अपॉन जो L है उसको हमने क्या डिफाइन किया, उसको हमने K डिफाइन किया है कि पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं E इक्वल टू K टाइम्स ऑफ L1। ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होते हैं, इस तरह से इसका वर्किंग होता है। जो भी अपने को चाहिए अननोन सेल उसको नीचे कनेक्ट कर दो और इस तरह से फॉर्मूला का डेरिवेशन करके उसको निकाल लो। इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम करके आप इसको इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो होप्स तो आपको समझ पड़ा होगा। ओके, तो ये हमारा इसका पहला एप्लीकेशन भी हो जाता है, टू फाइंड द EMF ऑफ द सेल। EMF ऑफ द सेल ढूंढना हो तो पैरेलल में कनेक्ट करने कर दो, इस तरह से आप फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। और यहाँ पर जो K की वैल्यू होगी हमेशा ध्यान रखना कि आप पूरे वायर का पोटेंशियल ड्रॉप पूरे वायर का लिखोगे VAB अपॉन L इंटू L1। तो आप हमेशा कभी भी आपको लिखना, जैसे E है, E इसके अक्रॉस E पोटेंशियल है, तो मैं लिख दूंगा E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, तो E इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ L1। तो यहाँ पर K की वैल्यू हमको पता ही है VAB अपॉन L इंटू L1। तो डायरेक्टली इस तरह से आप निकाल सकते हो, वो सब करने की जरूरत नहीं है। ओके, वो अब यूनिटरी मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अब सबको इतना कॉन्सेप्ट समझ पड़ा होगा। इसको रफ करके अब सीखते हैं अपना सेकेंड कॉन्सेप्ट कि अगर हमको दो सेल का EMF कंपेयर करना हो तो क्या करेंगे हम, ठीक है। इसको यहाँ पे हटा देता हूँ मैं। मतलब यही कॉन्सेप्ट हर में सब में लगाएंगे, खाली आप मेन कॉन्सेप्ट समझ लो, इसी कॉन्सेप्ट को हम सब में लगाएंगे। अच्छा, उसको करने से पहले हम 2-3 यहाँ पर की पॉइंट देख लेते हैं। की पॉइंट दिखाना जरूरी है आपको, कौन से पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। ये पॉइंट आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लो, ठीक है। की पॉइंट्स, की पॉइंट्स टू रिमेंबर। देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा सर्किट ड्रॉ कर देते हैं। देखो ऊपर देखो ये मेरा बैटरी है और नीचे जो है इस तरह से, ये नीचे जो है ये वायर है, ठीक है। ये जो है मेरा वायर है, वायर सपोज इसका लेंथ L है, ठीक है। यहाँ पर हमने इस तरह से एक EMF E कनेक्ट करके रखा है। ओके, मान लो कि ये लेंथ L1 पर है, ये जो है ये E है और ये जो है V है। ये क्या है, बैटरी है और ये क्या है, सेल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस तरह से हमने एक रफ सर्किट ड्रॉ कर दी है। हमको की पॉइंट्स रिमेंबर करने के लिए थोड़े बहुत पॉइंट चाहिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट, द EMF ऑफ बैटरी मस्ट बी ग्रेटर देन EMF ऑफ सेल।
सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि जो बैटरी का ईएमएफ है ना, बैटरी का जो ईएमएफ वी है वो हमेशा सेल के ईएमएफ से बड़ा होना चाहिए। मतलब वी ऑफ बैटरी शुड बी ग्रेटर देन वी ऑफ सेल। मतलब बैटरी का जो ईएमएफ है हमेशा सेल के ईएमएफ से बड़ा होना चाहिए, ये पहला पॉइंट कहता है। उसका रीज़न क्या है वो हमको थोड़ा बहुत समझाता हूँ। देखो बैटरी का अगर ये पोटेंशियल V है तो इसके अक्रॉस, वायर के अक्रॉस यहाँ पर V होगा, यहाँ पर 0 होगा। वायर का अक्रॉस टोटल पोटेंशियल आया V, क्योंकि बीच में कोई भी रजिस्टर है नहीं ना जो पोटेंशियल खा रहा है, तो पूरा का पूरा पोटेंशियल वायर के अक्रॉस आ जाएगा V। ठीक है, अब समझो, अगर इसका अगर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, अगर ये जो E है फॉर एग्जांपल, अगर E जो है अगर बैटरी के ईएमएफ से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? ये क्यों, ये वैसे ये कंडीशन तो गलत है, लेकिन हम मान लेते हैं कि अगर ये कंडीशन हो रहा है, सपोज कि बैटरी का ईएमएफ ज़्यादा आ गया, तो समझो कि पूरा वायर है, पूरे वायर के अक्रॉस कितना देखो L लेंथ का वायर है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है V का। तो अगर हमको E जो क्या बोलते हैं इसका ईएमएफ है, अगर हमको इतना पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए तो हमको डेफिनेटली जो L लेंथ है उससे बड़ा चाहिए होगा, है कि नहीं? क्योंकि इसका पोटेंशियल मान लो V था तो उसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है L का। अगर E जो होगा इससे बड़ा होगा, अगर E जो होगा बड़ा होगा तो वायर का लेंथ ही हमको कम बढ़ जाएगा। आपको थोड़ा एग्जांपल समझाता हूँ कि मान लो इसका पोटेंशियल है, इसका 10 वोल्ट है, ठीक है, ये 10 वोल्ट है तो इसका क्रॉस कितना आएगा? 10 वोल्ट का आएगा, है ना। इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 वोल्ट का। इतना समझे आप? अब समझो, अब हमको सपोज यहाँ पर ई सेल है, अगर इसका पोटेंशियल जो है 20 वोल्ट का है तो हम फॉर्मूला अपना यूज़ करते हैं। समझो, फॉर्मूला यूज़ कर देंगे अपना। सपोज मान लो इसका जो लेंथ है वो 10 मीटर का है एग्जाम्पल, तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम E = VAB/L × L1, है ना। E की वैल्यू है 20 वोल्ट और VAB हमको 10 वोल्ट दिया है, लेंथ दिया है 10 मीटर × L1, तो ये 10 से 10 कैंसिल, तो L1 की वैल्यू कितनी आ रही है? L1 की वैल्यू आ रही है 20 मीटर। मतलब हमको अगर 20 वोल्ट का अगर हमको पोटेंशियल, मतलब समझो कि जो जॉकी है नल पॉइंट कहाँ पर दिखाएगा? ये नल पॉइंट दिखाएगा 20 मीटर का, लेकिन हमारे पास तो टोटल वायर है 10 मीटर का, है कि नहीं? इसलिए जो है इसका जो पोटेंशियल होना चाहिए ये हमेशा 10 वोल्ट से कम होना चाहिए। अगर ये 5 वोल्ट होता तो यहाँ पर L1 की इक्वल, यहाँ पे L1 की वैल्यू आ जाती, ये 5 होता तो L1 की वैल्यू आ जाती 5 मीटर। तो क्या है, अब 5 मीटर के अक्रॉस, यहाँ पर 5 मीटर के अक्रॉस जॉकी जो है 0 डिफ्लेक्शन दिखा देता, है ना। यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर है ये 0 डिफ्लेक्शन दिखा देता। लेकिन हमको लेंथ, अगर ये वैल्यू बड़ा हो जाएगा तो पूरे वायर पे हमको कहीं भी पोटेंशियल 0 मिलेगा ही नहीं। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ पर करंट फ्लो करता ही रहेगा, कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा ही नहीं जहाँ पर यहाँ पर करंट फ्लो करना 0 हो जाए, मतलब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल बराबर हो जाए, ठीक है। इसलिए जो है बैटरी का जो ईएमएफ होना चाहिए वो हमेशा जो है सेल के ईएमएफ से बड़ा होना चाहिए, ये पहला पॉइंट, ठीक है। वैसे एक्चुअली में जो बैटरी लिखा है ना यहाँ पर, उन लोग को लिखना चाहिए था कि वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो, क्यों? क्योंकि अगर बीच में कोई रजिस्टर होता तो पोटेंशियल कुछ ना कुछ खा जाता ना, तब यहाँ पर वायर के अक्रॉस कुछ कम पोटेंशियल आता। अब क्या पता उस कम पोटेंशियल से बैटरी का पोटेंशियल बड़ा होता, तो इसलिए यहाँ पर एक्चुअल अगर लिखा जाए तो V ऑफ क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ऑफ वायर इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ द सेल, ऐसा लिखना चाहिए था। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर शुड बी ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ द सेल। तो पहला पॉइंट आपने नोट कर लिया। अब लिखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी एंड अ सेल मस्ट बी सेम, ठीक है। ये पॉइंट भी नोट करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि बैटरी की पोलैरिटी, देखो यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव, ये नेगेटिव तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव। पोलैरिटी हमेशा सेम होनी चाहिए। बैटरी की नेगेटिव यहाँ है तो यहाँ पर भी नेगेटिव होना चाहिए, बैटरी का पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। और दोनों की पोलैरिटी सेम होनी चाहिए, नहीं तो जो है हमारा आंसर आएगा ही नहीं, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर लिख लो
अदरवाइज मतलब इट विल बी इम्पॉसिबल, या तो बोल दो ऐसा लिख दो, इट विल बी इम्पॉसिबल टू फाइंड वैल्यू ऑफ अननोन EMF। और कैसे मैं आपको समझाता हूँ, हम EMF अननोन वैल्यू निकाल ही नहीं पाएंगे अगर पोटेंशियल हमने अलग, अगर हमने इसका जो ये टर्मिनल और ये टर्मिनल अलग कर दिया। तो समझो हम फॉर्मूला लिखते हैं अपना कि सपोज ये E है, मान लो कि ये E है और ये जो है V है, मान लो E है और ये V है। E इक्वल टू लिखूंगा, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, E इज इक्वल टू VAB अपॉन L, मीन्स K टाइम्स ऑफ L1 हो जाएगा ना। E इक्वल टू हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा K टाइम्स ऑफ L1, तो इंटू लिखूंगा L1, ठीक है। इस तरह से लिखूंगा अब मैं। अब समझो अगर इसका पोलैरिटी और इसका पोलैरिटी दोनों अलग अलग होगा, अगर इसका पोलैरिटी अलग अलग कर दिया मैंने, मतलब कुछ इस तरह से कर दिया, मतलब कुछ इस तरह से अगर मैंने कर दिया, तो इससे प्रॉब्लम क्या आएगी? इससे प्रॉब्लम आएगी कि यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा और यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा दोनों का साइन अपोजिट होगा। मतलब अगर हमको E की वैल्यू चाहिए होगी, समझो जो E की वैल्यू चाहिए होगी हमको, यहाँ पर जो माइनस E हो जाएगी, है ना। और यहाँ पर अब इस तरह से हम लिखेंगे माइनस E इक्वल टू V अपॉन L इंटू L1। सपोज इसकी कोई वैल्यू है, सपोज अगर मान लेते हैं कि ये 10 वोल्ट है, मान लेता हूँ कि ये 10 वोल्ट है और वायर का जो लेंथ है वो 10 मीटर है। तो देखो 10 से 10 कैंसिल, तो E इक्वल टू आ रहा है माइनस ऑफ L1। मतलब अगर हमने इसका पोलैरिटी बदल दिया तो हमको कोई ऐसा लेंथ मिलेगा जो नेगेटिव वैल्यू पर हमको मिलेगा उसका EMF, और लेंथ नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए जो हम आंसर पर डिराइव कर ही नहीं पाएंगे, वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए इसका जो पोलैरिटी है और बैटरी का पोलैरिटी है वो हमेशा सेम होना चाहिए, इस तरह से सेम होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अपोजिट हो गया तो हमको लेंथ नेगेटिव मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको दो बात ध्यान रखनी है। और तीसरा की पॉइंट क्या है वो तो आपको पता ही है कि वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए यूनिफॉर्म होगा। क्योंकि अगर वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं लेंगे हम, तो जो K की वैल्यू है, जैसे K की वैल्यू आती है 2 वोल्ट पर मीटर, तो अगर एरिया यूनिफॉर्म नहीं रहेगा तो जो 2 वोल्ट पर मीटर है ये चेंज हो जाएगा। तो पहले मीटर में आएगा 2 वोल्ट, दूसरे मीटर में 3 या 4 वोल्ट आ सकता है। मतलब लेंथ के साथ जो है इस तरह से K की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए हम जो तीसरा पॉइंट है लिख लो यहाँ पर कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मस्ट बी कांस्टेंट लिख दो, या तो कांस्टेंट लिख दो, चलो कांस्टेंट नहीं लिखते हैं, यूनिफॉर्म लिख देते हैं। यूनिफॉर्म एग्जैक्ट अच्छा वर्ड लगेगा, यूनिफॉर्म, ठीक है। तो समझ पड़ा ये पॉइंट्स, तीन पॉइंट्स किस तरह से हमने लिखे हैं। पहला पॉइंट क्या है कि बैटरी का EMF जो है इससे ज़्यादा होना चाहिए नीचे वाले से, है ना। ये हमारा प्राइमरी सर्किट होता है, इसको हम प्राइमरी सर्किट बोलते हैं, कि जहाँ पर हमको नोन वैल्यू होती है, और नीचे जो होता है इसको हम सेकेंडरी सर्किट बोलते हैं। तो प्राइमरी सर्किट का जो ये बैटरी का EMF है वो ज़्यादा होना चाहिए हमेशा सेकेंडरी सर्किट के बैटरी के EMF से। दूसरी बात क्या है कि दोनों की पोलैरिटी भी हमेशा सेम होनी चाहिए। और तीसरी बात क्या है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का रहना चाहिए, वो यूनिफॉर्म रहना चाहिए। इतनी बात है यहाँ पर, ठीक है। इतनी बात यहाँ पर नोट करने जैसी है। तो देखो इसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, हम एक दो क्वेश्चंस लेना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं रफ करता हूँ। तो यहाँ पर देखो दो हमने सिंपल से क्वेश्चन लिए हैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, उसके बाद हम आगे का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, हमको लेंथ L1 फाइंड करना है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन के अंदर हमको L1 लेंथ फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर 20 वोल्ट है, तो क्या होगा, देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो यहाँ पर 20 है तो पूरा का पूरा 20 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर 0 होगा तो पूरा का पूरा 0 यहाँ पर आ जाएगा। क्योंकि बीच में ऐसा कुछ है नहीं जो पोटेंशियल खा रहा है, तो पूरा पोटेंशियल ये वायर के अक्रॉस आ जाएगा, ठीक है। अब ये वायर है, इसका टोटल लेंथ दिया है L1, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 8 वोल्ट है, तो यहाँ पर लिखूँगा मैं कि E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ L1। तो यहाँ से लिखूँगा मैं E इज़ इक्वल टू K टाइम्स ऑफ L1। कोई फॉर्मूला आपको याद ही नहीं रखना है ना, यहाँ का जो पोटेंशियल होगा इज़ प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ओके।
तो यहाँ से लिखा मैंने E इक्वल टू के टाइम्स ऑफ L1, तो यहाँ पे E की वैल्यू हो जाएगी 8 इक्वल टू के। के क्या होगा, पूरे वायर का कितना, देखो के क्या होगा, पूरे वायर का कितना पोटेंशियल है, पूरे वायर का पोटेंशियल है 20 अपॉन पूरे वायर का लेंथ कितना है 10, तो के की वैल्यू आ गई 2 इक्वल टू लिखूंगा 2 टाइम्स ऑफ L1, तो यहाँ पे L1 की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को 4 मीटर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, के की वैल्यू हमको हमेशा पता ही होगी, E इक्वल टू के टाइम्स ऑफ L1 लिखा तो हमारा आंसर L1 की वैल्यू आ गई। यहाँ पर देखो कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप, पूरा का पूरा पोटेंशियल यहाँ पर वायर के अक्रॉस आ गया, क्योंकि बीच में कोई भी रजिस्टर नहीं लगा था। लेकिन ये क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पर क्या है कि 20 वोल्ट का यहाँ पर ये बैटरी है, लेकिन बीच में हमने एक रजिस्टर भी लगा दिया है। इसका मतलब क्या है कि अब जो वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो 20 वोल्ट का नहीं होगा, वायर के अक्रॉस कुछ ना कुछ कम पोटेंशियल आएगा ना, क्योंकि रजिस्टर भी तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल खा जाएगा। तो किस तरह से देखो करेंगे, यहाँ पर हमको वायर का रेजिस्टेंस भी दिया, देखो पूरा वायर है, उसका रेजिस्टेंस हमको 8 ओम दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये 8 ओम और ये 2 ओम दोनों सीरीज में लगे हैं, क्योंकि क्या होगा कि यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू करेगा और पूरा का पूरा करंट इस तरह से फ्लो कर जाएगा, और यहाँ पर तो करंट डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि इस ब्रांच में करंट की वैल्यू होगी 0, है ना, पूरा का पूरा करंट इस तरह से फ्लो कर जाएगा। क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है ना कि जहाँ पर गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, मतलब कि इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, इस ब्रांच में अभी कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ हो भी तो उसका हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि ब्रांच में जो करंट की वैल्यू है वो 0 है, सारा का सारा करंट यहाँ पर फ्लो कर जा रहा है। ओके, ये आइडिया बोल दो इसको, 0 है ये। तो अब देखो मतलब ऐसा कुछ करंट फ्लो कर रहा है, मतलब ये और ये कॉम्बिनेशन दोनों सीरीज में है, क्योंकि यहाँ पर जो करंट है वही करंट यहाँ पर है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, उसका आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 10 ओम, है ना, 8 + 2 ओम हो जाएगा 10 ओम। तो यहाँ से करंट की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को, करंट की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को 20/10 V/R इक्वल टू आ जाएगा 2 एम्पियर, है ना, इक्वल टू आ जाएगा 2 एम्पियर। तो हम डायरेक्टली ढूंढ सकते हैं कि 2 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो यहाँ पर लिखूंगा V अक्रॉस 2 ओम हो जाएगा मेरा I इंटू आर, आई क्या है मेरा 2 इंटू रेजिस्टेंस कितना है मेरा 2, तो मेरा 4 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा। मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो 4 वोल्ट का होगा। मतलब बचा कितना, तो वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो 16 वोल्ट का होगा, 16 का। आपको इसका नहीं निकालना है, डायरेक्टली वायर का निकाल लो आप कि V अक्रॉस 8 ओम, वायर का अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, वायर का रेजिस्टेंस है 8 और करंट है 2, तो डायरेक्टली मेरे को मिल जाएगा 16 वोल्ट। ठीक है, हमने डायरेक्टली वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लिया। ओके, तो वो कितना आ गया, 16 वोल्ट के इक्वल आ गया, है ना। तो अब हमको पता चल गया कि वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो 16 वोल्ट का है। तो यहाँ पर देखो एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये हमने कर लिया, तो यहाँ पर ही कर देता हूँ मैं। अब हम जो K की वैल्यू निकालेंगे ना, K की वैल्यू क्या होती है, VAB/L। तो यहाँ पर आप 20 मत रख देना, 20 तो पूरे बैटरी का था, लेकिन हमको वायर के अक्रॉस देखना है, 16 है, तो यहाँ पर लिखूंगा 16 अपॉन वायर का लेंथ कितना है टोटल 10 मीटर। तो ये हमको मिल गया K की वैल्यू। अब हमको ढूंढना है यहाँ पर L1, तो यहाँ पर लिखूंगा E इक्वल टू K टाइम्स ऑफ L1। E की वैल्यू है 8, K की वैल्यू है 1.6 इंटू L1, है ना, इंटू L1। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ये, तो आ जाएगा मेरा 0.5 आ जाएगा ना, 1/2। ओके, 0.5 इक्वल टू हो जाएगा, नो 8/1.6। ओके ओके ओके, हाँ, तो इसका 5 आ जाएगा, 5, तो 5 इक्वल टू आ जाएगा L1। ओके, 16 5 से 80, तो 5 इक्वल टू आ गया L1। ये 20 आ जाता है ना, ये जो है ये 10 और ये 2 तो 2 5। तो यहाँ पर L1 की लेंथ कितनी आ गई, 5 मीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अगर कोई रजिस्टर दिया हो ना, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है वो देख के फिर यहाँ पर उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना होता है। ठीक है, और दूसरी बात है कि बैटरी की पोलैरिटी भी सेम होनी चाहिए। आप क्वेश्चन में चेक कर लेना, एडवांस वाले चेक कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन कि बैटरी की पोलैरिटी बदल दें उन लोग, तो
तो यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन भी रहेगा कि नॉट पॉसिबल, तो नॉट पॉसिबल वाला ऑप्शन है ना, उस पर आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, इसको रफ करके दूसरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि अगर हमको 2 सेल का ईएमएफ कंपेयर करना हो तो किस तरह से करें। ठीक है, तो इसको यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ। तो अब करते हैं अपना सेकेंड कॉन्सेप्ट। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है? टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 सेल। उसी सेम कॉन्सेप्ट से हम निकाल देंगे, कोई अलग है ही नहीं इसके अंदर। टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स, जैसे हमने 1 सेल का निकाला वैसे 2 सेल का निकाल लेंगे और दोनों को कंपेयर कर देंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं इसके अंदर। खाली इसका सर्किट डायग्राम देख लो कि इस तरह से बैटरी लगी होगी। ठीक है, और जो है यहाँ पर ये जो है वायर लगा है। ठीक है, ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है। ये वायर का लेंथ मान लो एल है, वायर का लेंथ मान लो एल। अब समझो ये बैटरी है, बैटरी सपोज इसका पोटेंशियल जो है V है मान लो। ठीक है, तो देखो अब नीचे किस तरह सर्किट ड्रॉ होती है। नीचे हम 2 सेल ड्रॉ करेंगे, तो किस तरह से सेल ड्रॉ करेंगे देख लो। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस तरह से हमने एक ड्रॉ किया सेल L1, और हम नीचे ड्रॉ करते हैं दूसरा सेल। ठीक है, इजीली समझ जाओ, कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं इसके अंदर, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। ओके, इसको मैं थोड़ा छोटा ड्रॉ करता हूँ। ये स्विच है मेरा S1 और ये स्विच है मेरा S2। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से जॉकी लगी हुई है, सॉरी यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और जॉकी जो है किसी पॉइंट पर हमको डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ठीक है, तो समझो मेरा पॉइंट है G है और ये मेरा जो है जॉकी है। अब समझो यहाँ पर दो हमने देखो 2 सेल कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, और दोनों में हमको स्विचेस लगे हुए हैं। तो हम करते क्या है, देखो हम पहले क्या करेंगे, हम सिंपल कॉन्सेप्ट, हम पहले एक पहला स्विच क्लोज करेंगे। तो देखो होगा क्या, हम पहला स्विच क्लोज कर देंगे तो जो है इस ब्रांच में पूरा करंट, मतलब समझो समझाता हूँ। यहाँ पर क्या कर दो, पहला कंडीशन क्या है, व्हेन स्विच S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज ओपन। ठीक है, मतलब हमने पहले S1 को क्लोज कर दिया है, इस तरह से S1 को क्लोज कर दिया है और S2 को हमने ओपन रखा है। ठीक है, ये खुला है। तो अब क्या होगा समझो, तो इसके अक्रॉस सपोज ये जो EMF है E1 है और इसके अक्रॉस जो EMF है E2 है। तो E1 के अकॉर्डिंग अगर हमने S1 को क्लोज किया है तो ये जॉकी जो है ये E1 के अकॉर्डिंग हमको डिफ्लेक्शन दिखाएगा, मतलब E1 के अकॉर्डिंग वो लेंथ पे हमको 0 पोटेंशियल दिखाएगा ना। सपोज इसका EMF E1 है, तो जॉकी हमको ऐसा पॉइंट ढूंढेगा कि जहाँ पर करंट 0 हो जाए, मतलब इस ब्रांच में जो है करंट 0 हो जाए E1 के अकॉर्डिंग। तो क्या होगा कि अगर यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल मैच कर जाएगा इसके E1 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर जो है वो कोई ऐसा एक लेंथ L1 होगा जहाँ पर इसका पोटेंशियल मैच कर जाएगा। वही तो कॉन्सेप्ट है जो हम पहले यूज़ कर रहे थे, खाली हमने 2 अलग अलग बना दिया है ना। तो ये ब्रांच में करंट 0 होगा, इसमें भी अभी इधर तो कुछ है ही नहीं, तो ओपन है, इसका तो कुछ काम ही नहीं है। नीचे वाला तो समझ लो फालतू में ही ड्रॉ किया गया है अभी। ठीक है, तो I = 0, करंट इसमें 0 फ्लो कर रहा है। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली लिखूँगा मैं कि E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ L1। मान लेते हैं कि जो E1 है वो हमको कोई लेंथ L1 पे हमको 0 डिफ्लेक्शन दिखा रहा है ना। अगर हमने स्विच S1 क्लोज किया तो हमारा जो यहाँ पर जॉकी जो है 0 डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर हमको L1 लेंथ पर दिखा रहा है। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से लिख सकता हूँ मैं E1 = K टाइम्स ऑफ L1। K की वैल्यू तो फिक्स ही है, K की वैल्यू फिक्स होगी ना, VAB/L, वो तो दोनों के लिए सेम होगा क्योंकि वो पूरे वायर का लिखते हैं हम। ओके, अब देखो क्या करते हैं, फिर सेकेंड कंडीशन, व्हेन स्विच S2 इज स्विच, ओके, स्विच S2 इज क्लोज्ड
एंड S1 इज केप्ट ओपन, S1 इज केप्ट ओपन। अब हमने क्या किया, अब हमने कहानी क्या कर दी, इसको स्विच को हमने ओपन कर दिया, ये स्विच को हमने ओपन कर दिया, इसको हमने ओपन कर दिया और स्विच S2 को हमने क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर अब कुछ, यहाँ पर तो ये कहानी तो सर्किट ओपन हो गई, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि इस ब्रांच में करंट 0 हो गया। अब जो हमारा जॉकी है वो S2 के अकॉर्डिंग कोई ना कोई हमको 0 डिफ्लेक्शन दिखाएगा, वो ज़्यादा होगा कम होगा वो बात की बात है। हमको सपोज वो लेंथ L2 पे हमको 0 डिफ्लेक्शन दिखा रहा है ना, E2 के अकॉर्डिंग हमको 0 डिफ्लेक्शन दिखाएगा। E2 में जितना पोटेंशियल होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पोटेंशियल मैच करेगा और हमको 0 डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ L2। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि E2 इक्वल टू K टाइम्स ऑफ L2, ठीक है। क्या होगा, इसका जो EMF होगा हमको इससे L1 लेंथ में मिला है, इसका जो EMF हमको L2 लेंथ में मिला है। तो अगर हमको दोनों को EMF को कंपेयर करना है तो मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, तो जाएगा E1 अपॉन E2 इक्वल टू हो जाएगा L1 अपॉन L2। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कुछ अलग है ही नहीं इसके अंदर। इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो ये रेजिस्टेंस R बढ़ाने का भी कोई मतलब नहीं है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस R, क्योंकि इसमें करंट भी 0 फ्लो कर रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं है रेजिस्टेंस में, है कि नहीं। तो हम E माइनस IR नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली E2 ही लिखेंगे, ओके। यहाँ पर E2 इज डायरेक्टली लेंथ L2, L1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ L1, उससे हमने दो सर्किट को कंपेयर कर लिया। तो इस तरह के क्वेश्चन आया तो आप इजीली कर सकते हो, ओके। तो अब आपको समझ पड़ा होगा। अच्छा, बुक में कभी इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा डायग्राम ड्रॉ किया हो तो आप कंफ्यूज मत होना। क्या होता है कि जैसे NCERT बुक है ना, उसमें कुछ इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इसी डायग्राम को क्या करते हैं कुछ अलग तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। ये जो वायर है नीचे उसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं उन लोग, ओके। मैंने आपको दिखाया था ना एक्चुअली में, तो एक्चुअली में बहुत लंबा ड्रॉ करना मुश्किल होता है, इसलिए उन लोग वायर इस तरह से कुछ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये साइड में ये जो होती है कॉपर प्लेट्स होती हैं, उसके ऊपर कुछ इस तरह से वायर वोंड अप होते हैं। और मान लो कि ये मेरा टर्मिनल A है और ये मेरा टर्मिनल B है, ऐसा मान लो। तो देखो किस तरह से सर्किट होता है। आपको तो इसी ज़्यादातर क्वेश्चन इसी सर्किट के ऊपर आता है, लेकिन कभी कभी बुक में इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं तो कब कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो यहाँ से क्या देखो, A पॉइंट से हमने E1 और E2 कनेक्ट किया है, तो A पॉइंट ले जाओ और E1 और E2 कनेक्ट कर दो इस तरह से। ये मेरा E1 है और इस तरह से देखो, ठीक है, और नीचे मेरा हो जाएगा E2, ठीक है। तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर हमको जॉकी लगा, गैल्वेनोमीटर लगा देना है और हमको लगा देना है जॉकी, ओके, सिंपल। और यहाँ पर देखो A और B के अक्रॉस हमने बैटरी कनेक्ट की है, तो A और B के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो NCERT में अगर इस तरह से ड्रॉ किया हो तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसी सर्किट को उन्होंने घुमा फिरा के ड्रॉ कर दिया। ये जो है नीचे मेरा वायर है, ये मेरा वायर है, देखो A हमने पकड़ा और 2 हमने इस तरह से कनेक्ट किया है, तो A को पकड़ा और 2 हमने कनेक्ट किया, उसके बाद गैल्वेनोमीटर है, उसके बाद गैल्वेनोमीटर, उसके बाद ये जो है जॉकी है, ओके। और A और B के क्रॉस एक प्राइमरी सर्किट में V पोटेंशियल का लगा हुआ है, तो उसको भी हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन में कंफ्यूज किया हो तो आप समझ जाना, ओके। तो एक्चुअली लेकिन आपको ज़्यादातर क्वेश्चन में इसी फिगर दिखेगा, इसलिए हम इसको ही लेकर चलते हैं, ओके। अब हम इसका तीसरा एप्लीकेशन देखते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, आपको किसी का फॉर्मूला याद करना ही नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हमको नीचे और ऊपर का पोटेंशियल सेम करना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा भूलना मत, ओके। अभी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप यूज़ करते हो, तो अभी देखो हम JEE मेंस और एडवांस के क्वेश्चन भी ले लेंगे इसके अंदर, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर सब आते हैं। और तीसरा हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, तीसरा हम क्या करेंगे, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो उसके लिए हम क्या करते हैं वो देख लो आप, वो भी एकदम इजी है, कुछ उसमें अलग है ही नहीं, ओके। सब एकदम इजी सी कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये मेरा वायर है, ओके। आप भी इजीली लो उसको, आपको देखने में पहली बार थोड़ा हार्ड लग सकता है, लेकिन
जैसे आप थोड़ा बहुत क्वेश्चंस करोगे आपके लिए वो इजी हो जाएगा, या बात याद रखो। नहीं तो आप ऐसा बोल रहे हो कि आपको इजी लग रहा है पर हम लोग तो पहली बार देख रहे हैं तो क्या पता थोड़ा हार्ड लग रहा हो, लेकिन वो बात तो है। लेकिन आप जैसे जैसे जिसको देखते जाओगे थोड़ा थोड़ा आपको हमेशा ईजी लगेगा वो। ओके, कॉन्सेप्ट को आप इजीली समझो, बस खाली कॉन्सेप्ट समझो, कोई भी फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। देखो ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, मेरा वायर है, ऊपर से हमने इस तरह से कनेक्ट कर दिया है एक बैटरी। ओके, ये बैटरी का पोटेंशियल है वी, मान लेते हैं ये पॉइंट मेरा ए है और ये मेरा पॉइंट बी है। हमको क्या फाइंड करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो यहाँ पर समझो एक हमारे पास एक सेल दे दिया है, देखो ये मेरा सेल है, अब इसके क्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसको हम किस तरह से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहली बात, तब इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना मुश्किल है क्योंकि इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है ना। क्योंकि क्या करते थे, पूरा करंट यहाँ से जाता था और पूरा करंट यहाँ पर फ्लो कर जा रहा था, क्योंकि जॉकी जो था गैल्वेनोमीटर जो था वो जीरो डिफ्लेक्शन दिखा दे रहा था कहीं ना कहीं। तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस किस तरह से फाइंड करें, क्योंकि यहाँ पर कोई करंट फ्लो कर ही नहीं रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं समझो, उसके लिए हम करते क्या हैं, हम क्या करते हैं एक सेटअप बनाते हैं। ये इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ये सपोज E1 है, ओके, ये V है। अब देखो हम एक सेटअप बनाते हैं, हम क्या करते हैं इसके जस्ट पैरेलली हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर देते हैं, जिसको मैं R रेजिस्टेंस बोलता हूँ। ये मेरा रेजिस्टेंस R है, ठीक है। हमने क्या किया, इसके जस्ट पैरेलली एक रेजिस्टेंस R कनेक्ट कर दिया है, और मतलब इसके अक्रॉस हमने इस तरह से एक रेजिस्टेंस R कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पर एक हमने जॉकी कनेक्ट कर दिया, सॉरी गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, और हमने अभी जॉकी कनेक्ट किया है। तो देखो उससे होगा क्या, उससे होगा क्या समझो कि यहाँ पर पूरा आई करंट आया, पूरा का पूरा। देखो यहाँ पर तो करंट जीरो होगा क्योंकि जो जॉकी है उनको जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा होगा। यहाँ पर जो करंट की वैल्यू है वो ज़ीरो है, और यहाँ पर जो करंट की वैल्यू है वो ज़ीरो है। लेकिन देखो सर्किट के अंदर क्या होगा, सर्किट बिकॉज देखो ये पूरी एक क्लोज सर्किट बन गई, ये पूरी एक क्लोज सर्किट बन गई। तो एक क्लोज सर्किट की वजह से यहाँ पर एक दूसरा कोई करंट फ्लो करने लगेगा ना। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा उसको मैं मान लेता हूँ कि वो करंट जो है वो I डैश है, या तो उसको I1 बोल दो। तो यहाँ पर पूरी सर्किट में इस तरह से I1 करंट फ्लो करने लगेगा, ठीक है। अब ये I1 करंट ना ही बाहर जाएगा ना ही इस तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी करंट जो है वो ज़ीरो है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर वाला ब्रांच है, और यहाँ पर भी करंट ज़ीरो है। मतलब इस सर्किट की वजह से नहीं, लेकिन हमने इसके पैरेलल, इसके मतलब हमने अक्रॉस एक R रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है। उसकी वजह से क्या हुआ, ये पूरा एक क्लोज सर्किट बन गया, और यहाँ पर जो है करंट फ्लो करने लगा, ठीक है। यहाँ पर करंट फ्लो करने लगा, ठीक है, क्योंकि हमने R रेजिस्टेंस बॉक्स, एक्चुअली बुक में इस तरह से रेजिस्टेंस बॉक्स बनाया होता है, तो उसको आप रेजिस्टेंस R ही समझो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने एक रेजिस्टेंस R बना दिया, उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर I1 करंट फ्लो करने लगा। तो अब क्या होगा समझो, अब जो होगा ना, अब ये वायर के यहाँ से लेके यहाँ, समझो ये पॉइंट जो है, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक E1 पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था, लेकिन अब करंट फ्लो कर रहा है वायर में। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वायर में वो V इक्वल टू E1 माइनस ऑफ I इंटू R1 हो जाएगा ना। इस तरह से हो जाएगा ना पोटेंशियल ड्रॉप। नहीं समझ पड़ रहा हो तो आप वो लगा दो, किरचॉफ लॉ लगा दो। समझो देखो हम इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जा रहे हैं, तो हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो पॉजिटिव होगा। उसके बाद हम करंट के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं तो माइनस I/R1 लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा वो E1 माइनस ऑफ I1R1 हो जाएगा, ओके, E1 माइनस ऑफ I1R हो जाएगा। मतलब क्या, अभी तक क्या हो रहा था कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का जो EMF हो वो सेम आ रहा था, क्योंकि इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे हमने इसके अक्रॉस ही R रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है, तो अब क्या हुआ कि सर्किट में करंट फ्लो करने लगा, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है V आ रहा है, उसकी वैल्यू है E1 माइनस ऑफ I/R1। मतलब क्या हुआ कि अब जो होगा, सपोज ये लेंथ जो है मेरा L1 है, L1 लेंथ पर जीरो डिफ्लेक्शन आ रहा है,
तो यहाँ पर मैं अब लिखूँगा कि E1 माइनस ऑफ I1R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ L1। ठीक है, ये सबसे पहली बात, इस तरह से आपको लिखना होगा। ये जो है मेरा V है, इसको मैं V बोल देता हूँ, टर्मिनल वोल्टेज, V टर्मिनल वोल्टेज, V टर्मिनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ L1। तो लिखूंगा मैं E1 माइनस ऑफ I1R इक्वल टू लिखूंगा मैं K टाइम्स ऑफ L1, इस तरह से। ठीक है, आप समझे कि हम करेंगे कि एक्चुअली सर्किट में ये हमारा कॉन्सेप्ट है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को लाने के लिए देखो हम क्या करते हैं। सबसे पहले तो देखो, अब ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए किस तरह से हम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो किस तरह से हम फाइंड करेंगे। हम यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इस तरह से एक स्विच लगा देता हूँ, एक स्विच। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं स्विच ओपन रखता हूँ। तो अगर मैं स्विच ओपन करूँगा तो इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, है ना। अगर मैं स्विच ओपन रखता हूँ, अगर मैं रेजिस्टेंस कनेक्ट किया ही नहीं है तो पहले वाला केस बन गया, इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो मैं ऐसा मानता हूँ, ऐसा मान लेता हूँ, चलो स्विच एस बोल देता हूँ मैं, स्विच। अब देखो दो कंडीशन बनाता हूँ मैं कि व्हेन स्विच इज ओपन, अगर स्विच ओपन होगा तो क्या होगा, अगर स्विच ओपन है, ठीक है, कंडीशन भी याद रखो। अगर स्विच ओपन है तो मैं मानता हूँ कि जो E1 है वो L1 लेंथ के अक्रॉस जो है पोटेंशियल उसका मैच कर जा रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा डायरेक्टली, मैं लिख दूंगा E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ L1। E1 इक्वल टू लिखूंगा मैं K टाइम्स ऑफ L1। ठीक है, क्योंकि स्विच ओपन होगा तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई भी करंट फ्लो ही नहीं करेगा, ये I इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना, अगर ये स्विच ओपन है तो। ओके, तो यहाँ पर जो है इस तरह से करंट 0, पूरा करंट 0 फ्लो करेगा। तो यहाँ पर इस पर कुछ पोटेंशियल ड्रॉप आएगा ही नहीं, तो पूरा E1 पोटेंशियल इसके अक्रॉस पोटेंशियल मैच करेगा। और सेकेंड कंडीशन लगाता हूँ मैं कि व्हेन S इज क्लोज्ड, तो अगर S क्लोज कर देंगे, अगर मैंने इसको क्लोज कर दिया तो अब क्या यहाँ पर पूरा करंट फ्लो करने लगा। तो उससे क्या लिखेंगे हम, उससे हम लिखेंगे हम कि E1 माइनस ऑफ I1R, हाँ I1R इक्वल टू लिखूंगा मैं K टाइम्स ऑफ L2। अगर मैं स्विच क्लोज कर दूंगा तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल कम हो जाएगा ना, क्योंकि इसके अक्रॉस कुछ ना कुछ इसका पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा। तो मानता हूँ कि अब जो आ रहा है मेरा वो लेंथ L2 पर आ रहा है, तो मैंने इसको लिख दिया लेंथ L2 पर। ठीक है, तो अब दोनों को कंपेयर करेंगे हम। सबसे पहले I1 करंट हमको ढूंढना पड़ेगा। तो ये पूरी सर्किट है, देखो इस तरह से, इसके अंदर हमको I1 करंट ढूंढना पड़ेगा। तो ये सर्किट देखो मैं अलग ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। इस तरह से एक सर्किट है, ये देखो ये मेरा R रेजिस्टेंस है और नीचे मेरा एक रेजिस्टेंस लगा है ये। ठीक है, ये R है और ये R है, ये E है। तो इस सर्किट में हमको अगर करंट ढूंढना है I1, तो I1 की वैल्यू हो जाएगी E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है R प्लस R। डायरेक्टली लिख सकता हूँ ना मैं E अपॉन R प्लस R। ठीक है, तो इस तरह से हम करंट निकाल सकते हैं। ओके, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ अब। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं E1 माइनस ऑफ E1 अपॉन R प्लस R इंटू R इक्वल टू लिखूँगा मैं K टाइम्स ऑफ L2, है ना। अब इससे क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो E1 R और स्मॉल r कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा E1 कैपिटल R अपॉन R प्लस R इक्वल टू लिखता हूँ मैं K टाइम्स ऑफ L2। अब हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे और अपना इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्वेशन ला देंगे हम। ठीक है, तो उसको कहाँ डिवाइड करते हैं, उसको हम चलो यहाँ पर ही डिवाइड कर देता हूँ मैं। देखो दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो क्या होगा, हो जाएगा E1 अपॉन हो जाएगा E1R अपॉन क्या R प्लस R इक्वल टू आ रहा है L1, सॉरी ये हाँ L1 अपॉन L2, L1 अपॉन L2। तो E1 से E1 कैंसिल हो रहा है, तो क्या आ रहा है मेरा, देखो इससे मेरा क्या आ रहा है। ओके, इसको मैं रफ कर दे दूँ यहाँ से रफ कर दूँ इसको मैं।
ओके चलो यहाँ से इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लो, ठीक है। तो यहाँ से फर्दर क्या हो रहा है, देखो फर्दर आ रहा है मेरा r प्लस आर अपॉन नीचे कैपिटल R इक्वल टू आ रहा है L1 अपॉन L2। तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस R अपॉन R इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं L1 अपॉन L2। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ R अपॉन R इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1। ओके, तो इससे मैं लिख सकता हूँ R इक्वल टू R L1 अपॉन L2 माइनस ऑफ 1। ये मेरा इक्वेशन आ गया। R हमको यहाँ पर नॉन वैल्यू है, ये R हमको वैल्यू पता है। ओके, L1 क्या है कि जब हमने स्विच ओपन किया था तब हमको जो लेंथ मिला था वो L1 है। L2 क्या है कि हमने जब ये स्विच क्लोज कर दिया तब हमको जो लेंथ मिला वो L2 है। ठीक है, तो ये दिनों दिन हमको पता चल जाएगा, तो हम उससे हम इंटरनल रेजिस्टेंस R निकाल सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमने वही यूज़ किया है, सेम कॉन्सेप्ट कि पोटेंशियल मैच करा दिया बस। ठीक है, आपको तो ये फॉर्मूला याद रखने की भी जरूरत नहीं है, वैसे तो आप ये फॉर्मूला नोट कर लो। अगर डायरेक्टली जो इजी 1 मार्क 2 मार्क वाले क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला यूज़ कर लो, लेकिन जनरली आप सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखो हमने किस तरह से इसको डिराइव किया है, तो आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा, मतलब ज़्यादा आपको अच्छे से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। नहीं तो आप फॉर्मूला यूज़ कर लोगे लेकिन उसका कुछ मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो होप्स आपको एक कॉन्सेप्ट समझ पड़ा होगा किस तरह से हमने स्विच S1 ओपन रखा था तब हमने E1 ढूंढा था L1 लेंथ पर, और हमने स्विच क्लोज कर दिया तब E2 मिला, क्योंकि कुछ ना कुछ पोटेंशियल इसके क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, तो हमको E2 मिला, वो लेंथ L2 पर मिला और उससे हमको इंटरनल रेजिस्टेंस R मिला। तो होप्स आपको एक कॉन्सेप्ट समझ पड़ा होगा। तो इसके बेस पे हम क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं। डायरेक्टली हम मेंस लेवल और एडवांस लेवल क्वेश्चन लेंगे। टेंशन मतलब आपसे हो जाएगा, ऐसा मत करो कि हम डायरेक्टली क्वेश्चन ले रहे हैं, पर आप डायरेक्टली जो कि मेंस लेवल में भी इसी तरह के बेसिक्स से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसलिए हम वो क्वेश्चन लेके डायरेक्टली आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं। तो इसको यहाँ से मैं रफ करता हूँ। देखो पहला जो क्वेश्चन करते हैं हम, वो JEE Main 2018 में आया था। ठीक, क्वेश्चन को पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन आप देख लो, उसके बाद आप ट्राई करना। ठीक है, हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। लिखा क्या है, इन अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट इट इज़ फाउंड दैट नो करंट पासिस थ्रू द गैल्वेनोमीटर व्हेन द टर्मिनल ऑफ सेल आर कनेक्टेड अक्रॉस 52 सेंटीमीटर ऑफ ए पोटेंशियोमीटर वायर। मतलब समझ रहे हो, कुछ इस तरह से सपोज ये मेरा इस तरह से बैटरी लगी है, EMF इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और ये मेरा गैल्वेनोमीटर है, और इस तरह से 52 सेंटीमीटर पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, 52 सेंटीमीटर पर। ओके, ऑफ ए पोटेंशियोमीटर वायर। ओके, इफ इट द सेल इज शंटेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। अभी 52 सेंटीमीटर आ रहा है, लेकिन हमने क्या किया, सेल को हमने शंट कर दिया इस तरह से 5 ओम रेजिस्टेंस से। ठीक है, शंट मतलब हमने उसके अक्रॉस कनेक्ट कर दिया। द बैलेंस इज फाउंड टू बी कनेक्टेड अक्रॉस 40 सेंटीमीटर। तो अब जो मेरा लेंथ L2 आ रहा है, अब जो मेरा लेंथ L2 आ रहा है वो आ रहा है 40 सेंटीमीटर पर। मतलब L1 कितना है मेरा, L1 है मेरा 52 सेंटीमीटर, L2 कितना है मेरा 40 सेंटीमीटर। ओके, और क्या दिया है कि रेजिस्टेंस R की वैल्यू है मेरे पास 5 ओम। ठीक है, तो सब वैल्यू तो हमको मिल गई, हमको ढूंढना है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आप क्या करोगे, देखो डायरेक्टली आप फॉर्मूला यूज़ करोगे। देखो यहाँ पर क्या लिखूंगे मैं, R इक्वल टू R अपॉन L1 अपॉन L2 माइनस ऑफ 1। तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ये 5 है, L1 कितना दिया है मेरे को 52 सेंटीमीटर, L2 दिया है 40 माइनस ऑफ 1। तो इससे देखो क्या आ जाएगा, इससे आएगा 12 अपॉन 40। तो यहाँ से देखो आंसर क्या आ जाएगा, 5 8 तो 2 4 2 4 3 मेरा आंसर डायरेक्टली आ गया 1.5 ओम। तो इस तरह से आप फॉर्मूला यूज़ करके डायरेक्टली इसका आंसर निकाल लिया 1.5 ओम। लेकिन हम यहाँ पर फॉर्मूला करने नहीं आए, एक्चुअली फॉर्मूला तो इसका आंसर आ गया, लेकिन आपको हमको कॉन्सेप्ट समझाना है किस तरह से कॉन्सेप्ट से आता है। ठीक है, हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। ये तो फॉर्मूला बेस्ड था, अब हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। ओके, हमने कॉन्सेप्ट फॉर्मूले से तो निकाल दिया, लेकिन हमको वो नहीं आता, हमको फील नहीं आया, हमने डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर लिया। किस तरह से आया, किस तरह से कौन सा लेंथ आया,
तो हम क्या करते हैं, देखो कुछ सर्किट ड्रॉ करता हूँ थोड़ा सा सिंपल सा। देखो ये मेरा वायर है, आपको सिंपल सर्किट ही ड्रॉ करनी है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। यहाँ पर इस तरह से हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R। ओके, ये मेरा गैल्वेनोमीटर है, पहले डिफ्लेक्शन शो कर रहा है सपोज 52 सेंटीमीटर पर, ठीक है। अब बाद में हमने क्या किया, इसके अक्रॉस एक रजिस्टर कनेक्ट कर दिया, ठीक है, R। तब जिसका जो डिफ्लेक्शन आ रहा है वो आ रहा है 40 सेंटीमीटर पर। ओके, तब इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है वो आ रहा है 40 सेंटीमीटर पर। फाइंड द क्या बोलते हैं, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ठीक है। हमको इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है पूरे वायर के अक्रॉस, हमको वो भी नहीं दिया गया है इसके अंदर, ठीक है। मान लेते हैं कि इस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो V वोल्ट का है, हमको पता भी नहीं है, वैसे भी कैंसिल हो जाएगा वो। तो देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे हम लिखेंगे कि पहले अगर ये सपोज R नहीं था तब इसके अक्रॉस कितना आ रहा था, तब आ रहा था कि E1 की वैल्यू आ रही थी, मान लेते हैं वो E1 था। तो जब E1 की वैल्यू आ रही थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ L1, तो E1 कितना था हमको नहीं पता। E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K टाइम्स ऑफ L1। L1 लिंक कितना दिया है हमको 52 सेंटीमीटर, ठीक है, पहला। अब दूसरा क्या होगा कि हमने जब इसको रेजिस्टेंस R कनेक्ट कर दिया तब ये पूरे सर्किट में भी इस तरह से करंट फ्लो करने लगेगा I। ओके, इस सर्किट में बाहर तो करंट 0 है लेकिन अंदर करंट फ्लो करने लगेगा इस तरह से करंट। ओके, तो I की वैल्यू क्या होगी, I की वैल्यू हो जाएगी E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R। इसकी वैल्यू हमको 5 ओम दी गई है, ठीक है, 5 ओम, तो R प्लस 5 लिख देता हूँ, ठीक है। तो हमको I की वैल्यू मिल गई। और यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, V टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा E माइनस ऑफ आई R, ठीक है, E माइनस ऑफ I इंटू स्मॉल r। तो E की वैल्यू हमको नहीं पता, उसको E2 बोल दो, हमको E की वैल्यू नहीं पता ना, हमने इसको E2 बोल दिया, ये E2 है। तो E2 माइनस ऑफ I की वैल्यू क्या है, E2 अपॉन R प्लस 5 इंटू स्मॉल r। तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा E2 इंटू 5 अपॉन R प्लस 5, ठीक है। ये मेरा V टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो उसको हम कंपेयर करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखूंगा मैं सेकेंड इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन था मेरा। सेकेंड इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं, E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओके, ये मेरा ओके, यहाँ पर लिखूंगा मैं VT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ L2। ओके, तो VT की वैल्यू कितनी आ रही है, E2 इंटू 5 अपॉन R प्लस 5 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द K टाइम्स ऑफ L2 की वैल्यू कितनी है 40, है ना। L2 की वैल्यू कितनी है 40। तो अब क्या करेंगे, हम क्या करते थे इसके बाद, ये दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे। ओके, अच्छा यहाँ पर ये E1 है ना, तो यहाँ पर ये E1 ही रहेगा क्योंकि E1 में से कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो यहाँ पर E1 लिखेंगे, ये मेरा E1 होगा। ओके, E1 किस तरह से होगा, हमने R रेजिस्टेंस लगाया तो कुछ ना कुछ E1 में से पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना, तो E1 माइनस ऑफ IR लिखते हैं, ठीक है। तो हमने लिख दिया E1 माइनस ऑफ IR। ओके, अब क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे। तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो E1 से E1 कैंसिल, तो हो जाएगा R प्लस 5 अपॉन 5 इक्वल टू क्या आ रहा है, इक्वल टू आ रहा है 52 अपॉन 40, है ना। तो इससे मेरा आंसर क्या आएगा, देखो, तो इससे मेरा आंसर आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे मैं, यहाँ पर लिखूँगा मैं 1 प्लस R अपॉन 5 इक्वल टू आएगा 52 अपॉन 40। तो R अपॉन 5 इक्वल टू आ जाएगा 50, मतलब 12/40। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा मेरा R इक्वल टू आ जाएगा मेरा 1.5 ओम। ओके, यहाँ से R की वैल्यू अब निकाल लेना। तो इस तरह से हम कॉन्सेप्ट से इसको करते हैं। जब आप कॉन्सेप्ट से करना सीख जाओगे ना, तो आपके एडवांस के क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे। मेंस के क्वेश्चन तो आप फॉर्मूले से कर लोगे, लेकिन अगर आपको एडवांस क्लियर करना है तो आप कॉन्सेप्ट से समझो। हम क्या करते हैं, इसके अंदर करंट फाइंड करते हैं, फिर हम इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है उसको हम कंपेयर करते हैं। तो इस तरह से आप कॉन्सेप्ट समझोगे तो आपको ईजी रहेगा, ठीक है। तो इसको रफ करके
करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं जो कि जेईई मेंस 2019 में आया था। ओके, 12 जनवरी जेईई मेन 2019। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आइडियल बैटरी ऑफ 4 वोल्ट। तो यहाँ पर एक आइडियल बैटरी है, बैटरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्राइमरी सर्किट इज कनेक्टेड एंड रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। इसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस आर भी कनेक्टेड है, ठीक है, ये 4 वोल्ट की है इन अ प्राइमरी सर्किट, ठीक है, ऑफ अ पोटेंशियोमीटर ऑफ लेंथ 1 मीटर। तो पोटेंशियोमीटर है जिसका लेंथ है 1 मीटर, इसका लेंथ जो है 1 मीटर है, और इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस वो भी हमको दिया है, इसका रेजिस्टेंस है 5 ओम का, ठीक है। द वैल्यू ऑफ आर टू गिव अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 मिली वोल्ट। मतलब यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए 5 मिली वोल्ट का अक्रॉस 10 सेंटीमीटर ऑफ अक्रॉस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब ये जॉकी जो है जीरो डिफ्लेक्शन दिखाना चाहिए 10 मिली, और यहाँ पर आना चाहिए 5 मिली वोल्ट का। तो यहाँ पर ये जो आर की वैल्यू है हमको फाइंड करनी है, ठीक है। तो अपना कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे हम क्या करेंगे, देखो ये आर और ये 5 दोनों सीरीज़ में हैं, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर इक्वलेंट। देखो हम करेंगे क्या, हम इसके क्रॉस पोटेंशियल फाइंड करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे, है ना। तो उसके के की वैल्यू फाइंड करेंगे, उससे इज प्रोपोर्शनल टू के L1, उससे हम जो है ये आर निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो हो जाएगा आर इक्वलेंट इक्वल टू हो जाएगा आर प्लस 5, क्योंकि दोनों सीरीज़ में है। ओके, तो यहाँ पर करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई इक्वल टू हो जाएगा 4/V/R। तो 4/R प्लस 5, ये मेरी करंट की वैल्यू हो गई। तब देख लेते हैं कि वायर 5 ओम का है, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 5 ओम कितना हो जाएगा, I इंटू आर। तो I कितना है मेरा 4/R प्लस 5 इंटू आर कितना है मेरा 5। तो यहाँ पर ये आ रहा है मेरा 20/R प्लस 5। ओके, तो ये मेरा मिल गया पोटेंशियल ड्रॉप मेरे को अक्रॉस 5 वोल्ट। अब वही है, ठीक है। तो हम के की वैल्यू ढूंढ लेते हैं, हमको पता है फॉर्मूला कि E1 इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू L1। तो E इक्वल टू लिखेंगे हम K टाइम्स ऑफ L1। E की वैल्यू हमको दी है 5 मिली वोल्ट, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 5 इंटू 10⁻³ वोल्ट इक्वल टू K हमको नहीं पता है ना, तो K की वैल्यू निकाल लो। K की वैल्यू पोटेंशियल कितना है पूरे वायर के क्रॉस, पूरे वायर के क्रॉस पोटेंशियल है 20/R प्लस 5 इंटू पूरा वायर कितना है, पूरा वायर है 100 सेंटीमीटर का, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो हम इसको 100 लेते हैं, ठीक है। तो पूरा वायर है 100 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ रही है 1/5 इंटू R प्लस 5। तो ये मेरी के की वैल्यू आ रही है। ओके, हमने सेंटीमीटर में लिया, ये बात आप ध्यान रखना। तो यहाँ से लिखा है हमने 1/5 इंटू R प्लस 5 इंटू लेंथ L1 कितना आ रहा है 10, है ना। लेंथ L1 कितना आ रहा है 10 सेंटीमीटर, तो हमने लिखा वहाँ पर 10 सेंटीमीटर। तो इससे देखो, इससे क्या हो जाएगा, इससे 5 और ये 2 + 10 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, देखो ये R प्लस 5 ऊपर आ गया और ये इसको नीचे ले जाता हूँ मैं। तो यहाँ से हो जाएगा 5 इंटू R प्लस 5 इक्वल टू लिखूँगा मैं 2 इंटू 10⁻³ तो ये 2000। तो यहाँ से आ रहा है, देखो यहाँ से आ रहा है R प्लस 5 इक्वल टू 2000 डिवाइड बाई 5, मतलब हो जाएगा 400। तो यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी 395 ओम, ठीक है। तो इस तरह से हम डायरेक्टली R की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, इस तरह से। ओके, होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ पड़ा होगा कि इस तरह से कॉन्सेप्ट लगा के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो इसी तरह के जो भी क्वेश्चंस आए जेईई मेंस और उसमें, तो आप कर सकते हो। अच्छा, अब जो है मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक टॉपिक रह जाता है, इसको हम बोलते हैं एम मीटर और वोल्ट मीटर। वो टॉपिक रह जाता है, लेकिन वो टॉपिक को सिखाने से पहले हमको आपको एक गैल्वेनोमीटर है उसका डिटेल कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा। तो वो डिटेल कॉन्सेप्ट आता है चैप्टर नंबर 4 में। तो ये जो उसका जो लास्ट लेक्चर होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उसको हम चैप्टर नंबर 4 के एंडिंग में लेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 के एंडिंग में वो कॉन्सेप्ट सिखा देंगे गैल्वेनोमीटर का, तब ये एम मीटर और वोल्ट मीटर वाला कॉन्सेप्ट लेंगे। क्योंकि उसके अंदर हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं,
लेकिन हमको गैल्वेनोमीटर नहीं आता होगा तो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, तो पहले हमको वो सीखना ज़रूरी है। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इसमें बस इतना ही। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का ऑलमोस्ट पूरा सीरीज़ कंप्लीट हो गया है। तो अब हम शुरू करेंगे अपना मैग्नेटिज्म वाला लेक्चर। ओके, तो उसके लिए आप पूरा रेडी रहना और इसके बेस पे आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।